नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अब तक काफ़ी कार्य कर लिया है। पिछले टर्न पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित बात की गई थी। आज हम अध्ययन करना चाहते हैं वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जिसमें प्रमुख पद है फ्लक्स। देखिएगा, मैं अपने पिछले व्याख्यान में क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्र से संबंधित अदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र की व्याख्या कर चुका हूँ और मैंने आपको अदिश क्षेत्र के अनेक उदाहरण बताए थे। मैंने बताया था आवेश घनत्व, गुरुत्वीय विभव, ताप का वितरण, स्थिर वैद्युत विभव, ये सभी उदाहरण अदिश क्षेत्र के हैं। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, प्रवाहित द्रव का वेग हो, ये सभी सदिश क्षेत्र के उदाहरण हैं। अदिश क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ पर जहाँ पर कि अदिश फलन का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है, हम उसे सम अदिश तल कहते हैं। और हमने सदिश क्षेत्र को समरूपी और असमरूपी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्षेत्र में बांटा था। मैंने उस दिन आपको बतलाया था कि हम इस क्षेत्र की एप्लीकेशन के रूप में ग्रेडियंट को सीखेंगे। ग्रेडियंट का अर्थ है किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर है, उसको अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर, तो अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वह प्रवणता कहलाएगी, ग्रेडियंट कहलाएगी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वह उस पृष्ठ तल के लंबवत होती है। आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में मैंने दो सरफेस लिए हैं, दो सरफेस S1 और S2 लिए गए हैं और इनके लिए जो अदिश फलन है वह अदिश फलन मैंने डायग्राम में फाई तथा फाई प्लस डेल्टा फाई से दिखाया है। पृष्ठ S पर बिंदु P पर स्थिति सदिश R है, जबकि पृष्ठ S2 पर स्थित इस बिंदु का स्थिति सदिश का जो दूरी है वो R प्लस डी आर है तथा P से Q का जो विस्थापन है वो डेल्टा आर है। इस डायग्राम के अनुसार PQ दिशा में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की जो दर होगी वो DDR ऑफ फाई होगी। चूंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों पृष्ठ हैं S1 और S2 दोनों के बहुत निकट होंगे। और मान लीजिएगा दोनों पृष्ठों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है, जिसको कि मैंने डायग्राम में PR से दिखाया है, वह मान लीजिए डेल्टा N है और ये डेल्टा N अभिलंब की दिशा में होगी। अतः बिंदु P पर अभिलंब की दिशा कौन सी बनेगी? PR बनेगी। तो अभिलंब की दिशा में अदिश फलन की जो परिवर्तन की दर है वह परिवर्तन की दर कितना होगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N होगा। ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया PR, तो PR बटा PQ। PR का मान हो गया डेल्टा N, PQ का मान है डेल्टा R। इसका अर्थ हुआ डेल्टा N इज इक्वल्स टू डेल्टा R कॉस थीटा। अब हमने जो अदिश फलन के परिवर्तन की दर ज्ञात की थी वो ज्ञात की गई थी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N। इस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N में डेल्टा N का मान जो अभी हमने ज्योमेट्री से निकाला है वह मान डेल्टा R कॉस थीटा आया है। इस मान को रख सकते हैं। जब हम इस मान को रखते हैं तो ये समीकरण किस प्रकार से हो जाएगा? देखिए, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N
इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर कॉस थीटा, और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कॉस 0 बराबर 1 होगा, और अदिश फलन के परिवर्तन की दर अधिक अवलंब की दिशा में अधिकतम होगी, अर्थात डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर मैक्सिमम जो होगा उसका मान कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन फाई, और इस डेल का अर्थ है आई डी डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी डी जेड, और डेल्टा फाई ग्रेडियंट को हम डेल्टा फाई के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। डेल्टा फाई को ग्रेडियंट कहेंगे, और फिजिक्स में हम अनेक स्थानों पर इस ग्रेडियंट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। और ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव की प्रवणता के तुल्य होती है। गणितीय रूप में ये जो संबंध लिखा जाता है, यह संबंध लिखा जाता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वह विद्युत विभव के अधिकतम परिवर्तन की दिशा के विपरीत है। ऋणात्मक चिन्ह है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह विद्युत विभव के अधिकतम परिवर्तन की दिशा के विपरीत है। हम इस तरह का जो कंसेप्ट है इसका अनेक स्थानों पर यूज करते हैं। अब ग्रेडियंट कंसेप्ट को सीखने के बाद एक बहुत कॉमन टर्म है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब हम फ्लक्स को सीखना चाहते हैं क्योंकि फ्लक्स एक ऐसा टर्म है जो फिजिक्स में अनेक स्थानों पर उपयोग किया जाता है। फ्लक्स को सीखने के लिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए बरसात हो रही है और बरसात में कोई पात्र में हमने पानी एकत्र किया है, और यदि हम आपसे पूछें कि प्रति सेकंड इकाई समय में या प्रति सेकंड में जो पात्र में बरसात का पानी एकत्र हुआ है तो वह कितना हुआ है अथवा किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो आप बता सकते हैं कि जो पात्र है उसमें एकत्र पानी की मात्रा है वो 2-3 कारकों पर निर्भर करेगी। पात्र की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या है, क्या वर्षा की तीव्रता है, और उसकी दिशा क्या है। मान लीजिएगा यदि पानी पात्र में सीधा गिर रहा है अर्थात सतह के लंबवत है तो निश्चित रूप से पानी की जो मात्रा है वो अधिकतम होगी, और यदि बरसात का पानी कोई सतह के साथ तिरछा गिर रहा है अथवा कोण बनाते हुए गिर रहा है, यानी कि कोण बनाते हुए गिर रहा है, तो पात्र में एकत्रित पानी की मात्रा कम होगी। इस उदाहरण को समझने के बाद हम फ्लक्स को समझ सकते हैं, जिसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लीजिए क्षैतिज तल पर कोई नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है जिसका वेग b है, और इस प्रवाहित नदी के पानी में कोई एक वर्गाकार कुंडली है या आयताकार कुंडली है, उसका क्षेत्रफल a है, उसको लटकाया गया है। पानी का वेग b है, क्षेत्रफल a है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस फ्रेम से निर्गत जो पानी की दर है वह क्या होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस निर्गत फ्रेम से पानी की जो दर है निश्चित रूप से पानी के प्रवाह की जो दिशा है उसके सापेक्ष फ्रेम का अभिविन्यास किस तरीके का है उस पर निर्भर करेगी। देखिएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए जो फ्रेम लगाया गया है यह फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत है। जब पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत है तो हम देख रहे हैं इसमें फ्रेम का जो क्षेत्रफल है यह क्षेत्रफल पानी के वेग की दिशा के अनुसार है, अर्थात दोनों में बनाया हुआ कोण 0 है, और इस स्थिति में निर्गत पानी की जो मात्रा है वह अधिकतम होगी, और जब यह अधिकतम होगी तो निश्चित रूप से पानी का वेग और क्षेत्रफल के मध्य जो कोण बन रहा है 0 है। तो हम कहते हैं कि निर्गत जो पानी की मात्रा है वो वेग और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगी। अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ जिसमें कि मान लीजिएगा
जो फ्रेम है वो पानी के प्रवाह की दिशा के तल में है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो चित्र में दिखाया गया है, पानी के फ्रेम से निर्गत पानी की जो दर है वो 0 होगी। यदि पानी का वेग b, क्षेत्रफल a है, दोनों के मध्य में जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात इस स्थिति में निर्गत पानी की जो दर है वह 0 होगी। परंतु एक तीसरी स्थिति बन सकती है कि जब जो कुंडली लटकाई गई है वह ना तो प्रवाह की दिशा के तल में है अथवा प्रवाह के लंबवत है, बल्कि कोई कोण बनाते हुए है, पानी के प्रवाह के साथ कोई कोण बना रहा है, तब निश्चित रूप से इस आयताकार कुंडली से निर्गत पानी की दर प्राप्त करने के लिए हमें वेग का सदिश क्षेत्र a के अनुसार समांतर घटक b cos थीटा और क्षेत्रफल a के साथ गुणनफल लेना पड़ेगा, अर्थात निर्गत पानी की जो मात्रा है वह निर्गत पानी की मात्रा ba cos थीटा होगी। अर्थात चूंकि cos थीटा आ रहा है तो हम इस निर्गत पानी की जो दर है उस निर्गत पानी की दर को डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वेक्टर b डॉट a। अब हम समझ सकते हैं कि निर्गत प्रति सेकंड पानी की जो मात्रा है वह मात्रा ही पानी का फ्लक्स कहलाती है। फ्रेम से जो आयताकार फ्रेम हमने लटकाया है उससे निर्गत प्रति सेकंड पानी की जो मात्रा है वह पानी की मात्रा ही पानी का फ्लक्स कहलाएगी। और निश्चित रूप से जो पानी की दर है अथवा फ्लक्स है यह किस किस चीज़ पर निर्भर कर रही है? पानी के वेग पर निर्भर कर रही है, फ्रेम के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, साथ ही इन दोनों का जो अभिविन्यास है, फ्रेम का जो अभिविन्यास है, हम उस पर भी निर्भर कर रहे हैं। तो फ्लक्स को समझने के लिए मैंने 2 उदाहरण दिए। एक तो बरसात में पानी का एकत्र करना, उसमें पानी की मात्रा किन किन बातों पर निर्भर करेगी, और किसी नदी के प्रवाह की पानी का किसी आयताकार कुंडली से निर्गत पानी की जो मात्रा है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। इन 2 उदाहरणों की मदद से अब हम इस कंसेप्ट को किसी ऐसे वेक्टर फील्ड के साथ जोड़ सकते हैं जिसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिएगा कोई विद्युत क्षेत्र है और सदिश क्षेत्र के रूप में माना है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई जो क्षेत्रफल अल्पांश है वह dA है। तो निश्चित रूप से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वह निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वह क्या होगा? d phi इजिकल्स टू वेक्टर E डॉट dA, d phi इजिकल्स टू वेक्टर E डॉट dA। क्योंकि जो फ्लक्स का कंसेप्ट है, जैसे मैंने वाटर फ्लक्स निकाला उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बिल्कुल इसी कंसेप्ट के आधार पर कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, कभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्रफल अल्पांश है dA, तो निश्चित रूप से इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वेक्टर E डॉट dA होगा। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए, मान लीजिए जो पृष्ठ S है जो कि क्षेत्रफल A में स्थित है, मैंने संपूर्ण सरफेस एरिया को अनेक अल्पांशों में विभाजित कर लिया है, और संपूर्ण एरिया को जब अनेक अल्पांशों में विभाजित किया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इन सभी के योग के बराबर होगा। अर्थात हम उसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, समेशन ऑफ AI DI लिमिट DA अप्रोचेज 0। और इस समेशन का जो चिन्ह है गणितीय रूप में आप जानते हैं, कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। तो इसलिए जो ये समेशन का चिन्ह आया I लिमिट डेल्टा A अप्रोचेज 0 को हटा करके हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इंटीग्रल S वेक्टर A डॉट dA। ये जो इंटीग्रल S लिखा गया है इसको पृष्ठ समाकल या सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। तो उस बंद पथ से कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वह कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वह सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट ds के द्वारा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स का एक जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने पेपर 3rd में जगह जगह यूज करेंगे, और आगे इसी कंसेप्ट के आधार पर हम डाइवर्जेंस को समझने वाले हैं। धन्यवाद।